अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर तो आफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं फिर आप लोगों के लिए इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान साहब की कहानी लेकर आई हूँ, चोर सिपाही। कहानी बहुत मज़ेदार है, अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और जिन लोगों ने पहले सुन रखी है तो उन लोगों से माज़रत, फिर से सुन लीजिए। और मैं आप लोगों के लिए कहानी बड़ी ढूँढ कर लाती हूँ क्योंकि आप लोगों को नवाज़ ख़ान साहब की कहानियाँ बहुत पसंद है और उनकी कहानियाँ जल्दी मिलती नहीं हैं। मतलब वो सारी कहानी जो आप लोग सुन चुके होंगे बार-बार, वो तो नज़रों के सामने ही रहती है, लेकिन ऐसी कोई कहानी जो आप लोगों ने ना सुनी हो, तो वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए और मेहनत को सराहिए और जिन लोगों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए और अपने जानने वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए। तो शुरू करते हैं मिस्टर नवाज़ खान साहब की इंस्पेक्टर नवाज़ खान साहब की कहानी चोर सिपाही। रात 10-11 बजे का वक़्त था। मैंने बिस्तर पर करवट बदली और अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ सो रहा है। ये एहसास निहायत हैरानकुन और किसी हद तक खौफनाक था। एक दुबला-पतला जिस्म मेरे साथ चिपका हुआ धीरे-धीरे लरज़ रहा था। फिर एक डरी-डरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, "अब्बा जानी, अब्बा जानी।" जो कोई भी मेरे साथ लेटा हुआ था, वो सिसक-सिसक कर मेरे कानों में सरगोशियाँ कर रहा था, जैसे मुझे जगाने की कोशिश कर रहा हो। मैं एक झटके के साथ बिस्तर से उठा और पलक झपकते ही लाइट ऑन कर दी। कमरे का मंज़र निहायत चौंका देने वाला था। कीचड़ में लथपथ एक दुबली-पतली लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसकी उम्र तकरीबन 9 साल रही होगी। पाँव से नंगी थी, सर के बाल उल्टे कटे हुए थे। बज़ाहिर वो कोई भीख माँगने वाली लगती थी। "कौन है तू?" मैंने बेसाख्ता कहा। जवाब देने के बजाय लड़की फटी हुई नज़रों से मुझे देखती चली गई। यूँ लगा जैसे मुझे यहाँ देखकर उस पर शदीद हैरत का दौरा पड़ा है। यखलख्त उसने दोनों हाथ कानों पर रखकर एक चीख मारी और उल्टे पाँव वापस भागी। बदकिस्मती से बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। वो तीर की तरह दरवाज़े से निकलती चली गई और गली की तारीकी में गुम हो गई। मैं अपने ख्वाबीदा ज़हन को सँभालता दरवाज़े तक आया तो गली खामोश थी। बिस्तर और तकिए पर कीचड़ के निशानात थे। मैंने चादर और तकिया बदला और बिस्तर पर लेटकर इस अजीब वाक़ये के बारे में सोचने लगा। मेरे ख़्याल में ये कोई मखबूदुल हवास बच्ची थी। ऐसे बच्चे अमूमन गलियों, बाज़ारों में फिरते हैं और उनसे बड़ी अजीब व गरीब हरकत की तवक्को की जा सकती है। ज़हन थका हुआ था, जल्दी ही मैं दोबारा नींद की आगोश में चला गया। सुबह हुई तो रात का वाक़या ज़हन में ताज़ा था। मशरिकी पंजाब के जिस कस्बे की ये बात है, वहाँ मेरी तब्दीली नई-नई हुई थी। काफ़ी बड़ा कस्बा था। हाई स्कूल, अस्पताल, डाकखाना सब कुछ मौजूद था। थाने में रिहाइश की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने मुनासिब किराए पर ये क्वार्टर हासिल कर लिया था। 2 कमरे, बरामदे और सहन का छोटा-सा घर था। सहन में 2 बेरियाँ थीं। एक के बेर छोटे और मीठे थे, दूसरी के बड़े और कुछ फीके से थे। एक बहुत पुराना दस्ती नलका सहन के बीचों-बीच लगा हुआ था। जब मैं या बिलाल शाह पानी भरने के लिए उसे चलाते, तो अंदर से अजीब व गरीब मौसीकी बरामद होती। बिलाल शाह उन दिनों मेरे ही साथ रह रहा था। अगली सुबह मैंने बिलाल शाह से रात वाले वाक़ये का ज़िक्र किया, तो मेरी तरह वो भी बहुत हैरान हुआ। फिर अचानक उसकी आँखों से खौफ झाँकने लगा। बोला, "खान साहब, कहीं ये कोई रूह वग़ैरह का चक्कर तो नहीं?" मैंने कहा, "तुझे ये ख़्याल क्यों आया?" वो अपनी गोल-गोल आँखें घुमाकर बोला, "इस मकान में पहले जो लोग रहते थे, उनके बारे में आपको मालूम है?" मैंने कहा, "मेरे पास ऐसे कामों की फ़ुर्सत कहाँ, तू बता तुझे क्या मालूम हुआ है?" वो बोला, "जनाब, पहले यहाँ हसनात नामी एक डॉक्टर अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। बड़ा हँसता-बसता घराना था। ये कोई 3 बरस पहले की बात है। उस साल दरियाए रावी में सैलाब आया तो ये कस्बा भी डूब गया। बड़ी तबाही हुई थी। डॉक्टर की एक नौउम्र बच्ची थी। इस सैलाब में डूबकर मर गई। डॉक्टर को उससे बेपनाह मोहब्बत थी। बच्ची की मोहब्बत ने उसे नीम दीवाना कर दिया। सब कुछ छोड़-छाड़ कर घर पर पड़ा रहता था। फिर धीरे-धीरे उसे दिक का मर्ज़ लाहिक हो गया। बीवी पढ़ी लिखी थी, उसने नौकरी कर ली और घर का खर्चा चलाने लगी।
ये मकान उनका अपना था। पिछले बरस तक वो यहाँ ही रहते थे। फिर बीवी को एक जगह अच्छी मुलाजमत मिल गई, तो वो अपने खाविंद और एक 4 साला बच्चे को लेकर अमृतसर चली गई। मैंने कहा, ये मकान किसने किराए पर चढ़ाया है? बिलाल शाह बोला, डॉक्टर के मामू ने। जाते जाते वो लोग इसकी जिम्मेदारी उसे लगा कर गए थे। बिलाल शाह काफी देर तक उस बारे में गुफ्तगू करता रहा। बहरहाल फिर बात आई गई हो गई। 5-6 रोज बाद इस वाक़ये का ख्याल बिल्कुल दिलो दिमाग से निकल गया। मैंने ये तस्वुर कर लिया था कि उस रात कोई पागल लड़की मेरे घर चली आई थी और मेरे जागने पर खौफजदा होकर भाग गई। इसके अलावा और सोचा भी क्या जा सकता था? कोई 2 हफ्ते बाद की बात है। एक रोज हाई स्कूल के सीनियर मास्टर दुर्गा प्रसाद साहब मेरे पास तशरीफ लाए। पढ़े लिखे आदमी, भले आदमी थे, लेकिन एक बुरी आदत थी, पीते बहुत थे। मेरे पास आना जाना था, बैठकर गप्पे लगाते। उम्र कोई 45 साल रही होगी। शराब नोशी के सबब आंखें अक्सर सूजी रहती थी। उस रोज मेरे पास आए तो कुछ परेशान से थे। कहने लगे, नवाज खान साहब, अपन आपसे एक जरूरी बात करना चाहता है। बड़े रोज से आपसे सोच रहा था बात करने का। मेरा ख्याल है आज ही कर डालूं। जरूर जरूर, मैंने उनके सामने चाय का कप रखते हुए कहा। बोले, नवाज खान, कुछ रोज पहले मेरे साथ बड़ा अजीब वाकया हुआ है नी। पहले पहल तो मैं सोचता रहा शायद मैंने ज्यादा पी रखी थी, इसीलिए दिमाग खराब हो गया था, मेरा दिमाग घूम गया था। मगर अब सोचता हूँ तो सोच सोच कर इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि दिमाग घूमा जरूर था, पर इतना भी नहीं घूमा था। मैंने हौसला देते हुए कहा, हाँ प्रसाद साहब, मेरे ख्याल में तो आप नशे में भी मेरे थाने के संतरियों से ज्यादा चौकस रहते हैं। वो बोला, नवाज भैया, इसका तो मालूम नहीं, पर इतना जरूर मालूम है उस रात जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। मेरा तज्जुस बढ़ता जा रहा था। दुर्गा प्रसाद जी ने जेब से निस्वार की डब्बी निकाली और नाक में चढ़ा ली और ऊपर तरे 3-4 धमाके खेज छींके मारने के बाद गोया हुए। नवाज साहब, ये पिछले मंगलवार की बात है। रात का समय था, वक्त का मुझे सही अंदाजा नहीं। यही कोई 10-12 का टाइम होगा। मैं अपनी दुकान ही में सोया हुआ था। स्कूल की नौकरी के अलावा मास्टर साहब की एक दुकान भी थी। अचानक कोई धड़ाधड़ दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बच्ची को खड़े पाया। वो कीचड़ में लथपथ थी और बुरी तरह रो रही थी। मुझसे कहने लगी, चाचा प्रसाद, मुझे बचा लो, मुझे छुपा लो, मेरे पीछे काबुली वाले हैं, वो मुझे फिर पकड़ कर ले जाएंगे। मैंने लड़की की आवाज पर गौर किया और सूरत पहचानी तो सुन होकर रह गया। वो सलमा थी, डॉक्टर हसनाथ बाबू की पुत्री। डॉक्टर हसनाथ को तुम जानत हो? मैंने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ उनको। आप आगे बात करें। क्या आपको ठीक तरह याद है कि वो हसनाथ बाबू की लड़की ही थी? दुर्गा प्रसाद ऐनक जमाकर बोले, नवाज भाई, ठीक तरह याद होता तो उसी रोज गली में ढिंढोरा न पीट देता। दरअसल मैं नशे में था और सच पूछत हो तो मुझे अब तलक भरोसा नहीं है कि वो हसनाथ बाबू की लड़की थी। लेकिन जो आंखों ने देखा है उसे कैसे झुटला दूं? कई रोज सोच सोच कर मैंने आज फैसला किया कि सब कुछ तुमको बता देता हूँ, कुछ तो मेरे मन का बोझ हल्का होवे। मेरे जिस्म में सनसनी की सी लहर दौड़ गई। ताहम मैंने दुर्गा प्रसाद पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसका वहम सच्चा है। और पिछले मंगल की रात 10 बजे के करीब मेरा अपना वास्ता भी उस लड़की से पड़ चुका है। ये एक सनसनीखेज हकीकत थी कि 3 बरस पहले जिस बच्ची को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया था, वो न सिर्फ जिंदा थी बल्कि चंद रोज पहले अपने घर तक भी पहुंची थी। मैंने सामने बैठे दुर्गा प्रसाद से कहा, प्रसाद साहब, ये कैसे हो सकता है कि 3 बरस पहले मरने और दफन होने वाली लड़की आपके दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच जाए? दुर्गा प्रसाद ने हस्बे आदत ऐनक दुरुस्त की। नवाज भैया, यही तो बात है जो मुझे अपनी अकल पर शक हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, यहाँ तलक मुझे याद पड़त है, हसनात बाबू की बच्ची की लाश बाढ़ यानी सैलाब के चौथे रोज मिली थी। एक फैक्ट्री की पक्की दीवार के नीचे आकर 2-3 बालक मर गए थे। उन्हीं में से वो भी एक थी। नाक नक्शा कुचल गया था। भगवान क्षमा करे, शक्ल नहीं पहचानी जावत थी। बस कपड़ों से पता चला कि ये हसनात बाबू की सुपुत्री है। मुझे ख्याल होवे है कि कहीं वो किसी और लड़की की लाश ना हो। मैंने दुर्गा प्रसाद से कहा, प्रसाद भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाली की कोई हमशक्ल बहन हो और पिछले मंगल आपने उसी को देखा हो? प्रसाद ने कहा, नहीं नवाज भैया, ये कैसे होवत है, ये कैसे होवत सकत है। मैंने सिरे से कुछ देखा ही ना हो। पर ये नहीं हो सकता, पर ये नहीं नहीं हो सकता कि वो सलमा के अलावा कोई और हो।
मैं उस बच्ची को अच्छी तरह जानत हूँ। 3 बरस पहले ही की तो बात है। वो आती-जाती मेरी दुकान पर रुका करती थी। गली मोहल्ले में सिर्फ वही मुझे इतने दुलार से प्रसाद चाचा कहा करती थी। मैंने कहा, प्रसाद भाई, आपने ये तो बताया ही नहीं कि जब उसने आपसे मदद मांगी तो आपने क्या किया? दुर्गा प्रसाद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गम का साया मंडलाया। वो बोला, नवाज भैया, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे उस वक्त बड़ा हाथी पछाड़ नशा हो रहा था। मैंने यही समझा कि मेरी अक्ल काम नहीं कर रही, वरना किसी की भटकी आत्मा मेरे दरवाजे पर काहे को आती। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर आकर लेट गया। लड़की दरवाजे पर खड़ी रोती रही और दरवाजा खटखटाती रही। मैंने एक और पैक चढ़ा लिया, फिर अचानक लड़की की आवाज़ आना बंद हो गई। शायद ये तेज नशे का असर था, यह वाकई लड़की चली गई थी। दुर्गा प्रसाद काफ़ी देर मेरे पास बैठा रहा, इस मौजू पर गुफ्तगू करता रहा। इस गुफ्तगू ने मुझे इस नतीजे तक पहुंचाया कि उस रात वाकई एक लड़की पनाह की तलाश में हम दोनों के दरवाजों तक आई थी, लेकिन हम में से कोई उसकी मदद न कर सका। मालूम नहीं वो नन्ही सी जान किन मुश्किलों में और कैसे कैसे मरहलों से गुजरकर हम तक पहुंची थी। उसके पीछे कौन लोग थे और उन्होंने बादे अज़ा उसके साथ क्या सुलूक किया था। मेरी निगाहों में रह रहकर वो मंजर घूमने लगा जब वो मेरे साथ चिमटी हुई और सरगोशियों में अब्बा जानी पुकार रही थी। उसकी सिसकियाँ, उसकी हिचकियाँ, उसके जिस्म का लर्जा, सब कुछ पूरी तफसील के साथ मेरे जहन में ताज़ा होने लगा। अचानक मुझे लगा किसी ने सीने पर भारी बोझ रख दिया हो। अब उस लड़की के सिलसिले में कुछ ना कुछ करना तो ज़रूरी हो गया था। यहाँ मैं सुनने वालों को ये बात बताता चलूँ कि काबुली वाला और पठान का लफ्ज़ बाज़ लोग खरकारों के मायने में भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा करना सरासर गलत है। अब तक जो बातें सामने आई थी उससे मुझे एक शुबा ये भी हो रहा था कि ऐन मुमकिन है कि डॉक्टर हसनात की बच्ची खरकारों के कब्ज़े में हो। अगले रोज़ मैंने अलग सुबह बिलाल शाह को बुलाया और उसे कहा कि फ़ौरन डॉक्टर हसनात का खोज लगाए और पता करे कि वो आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है। मैंने बिलाल से कहा कि इस सिलसिले में हसनात का मामू उसकी मदद कर सकेगा, लेकिन उस पर कुछ ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। दर हकीकत मैं नहीं चाहता था कि हमारी किसी गलती से बच्ची के वालिदैन के ज़ख्म फिर से हरे हो जाएं। अभी हम खुद अंधेरे में थे और यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैंने बिलाल शाह के ज़िम्मे कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं लगाया था। वैसे भी वो इन दिनों बड़ी फॉर्म में था। उसने तीसरे ही रोज़ तमाम मालूमात मेरे सामने लाकर ढेर कर दी। वो अमृतसर भी हो आया, जहाँ डॉक्टर हसनात अपने बीवी बच्चे के साथ रिहाइश पजीर था। उसने बताया कि डॉक्टर हसनात बदस्तूर बीमार है। उसकी बीवी एक प्राइवेट अस्पताल में मुलाजमत करती है और 7 साला बच्चा मोहसिन मकामी स्कूल में जमात दुअम का तालिब इल्म है। ठीक चौथे रोज दोपहर के वक्त में अमृतसर में डॉक्टर हसनात के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एक गोल मटोल से खुश लिबास बच्चे ने दरवाज़ा खोला। मैं सादा लिबास में था। जी फरमाइए, वो शाइस्तगी से बोला। मैंने कहा, तुम्हारे अब्बा जानी घर में हैं? अब्बा जानी का लफ्ज़ जैसे बच्चे से मानूस था। बोला, जी हाँ, मैं देख कर बताता हूँ। बच्चा अंदर चला गया। ज़रा देर बाद पायजे कमीज और टोपी में मलबूस एक दुबला पतला शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता दरवाजे पर आ गया। मैंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। उसका कमज़ोर हाथ बुखार में तप रहा था। मुख्तसर तारुफ के बाद वो मुझे घर के ड्राइंग रूम में ले गया। ड्राइंग रूम की एक दीवार पर मरहुमा बच्ची की प्यारी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो अपने अब्बू की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं कोशिश के बावजूद उस रात देखी हुई लड़की के खद्दोखाल याद न कर सका। ड्राइंग रूम के कांच पर एक खूबसूरत गुड़िया रखी हुई थी। मैं समझ गया कि नीली आंखों वाली ये गुड़िया उस गुम हो जाने वाली गुड़िया का मासूम असासा है जो इस घर में रहने वालों की आंखों को गाहे गाहे नम करता रहता होगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपको ज्यादा बेआराम नहीं करूंगा। एक मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई है। दर हकीकत बात यह है कि मुझे आपके खिलाफ कुछ शिकायतें मौसूल हो रही हैं। मैं इस वक्त आपको ये नहीं बता सकता कि शिकायतें किस किस्म की है। बहरहाल ये समझ ले कि कोई गुमनाम शख्स बहुत दिनों से मुसलसल आप पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स ज़ाती पुरखाश की बिना पर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे गुमनाम तोहमतबाजों को कानून की गिरफ्त में लाना ही मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इस सिलसिले में मुझे आपका ताउन दरकार है। डॉक्टर हसनात ने हकलाकर कहा, जनाब, आखिर वो किस किस्म के इल्ज़ाम तराशी कर रहा है? मैंने कहा, हसनात साहब,
मैं आपसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझसे इल्ज़ाम तराशी की किस्म दरियाफ़्त न फ़रमाएँ। आपके लिए ये इत्मीनान काफ़ी होना चाहिए कि मैं बगैर तहक़ीक़ के आपको बेगुनाह समझता हूँ। आप सिर्फ़ ये ताउन करें कि ज़हन पर ज़ोर देकर कुछ ऐसे अफ़राद के नाम गिनवाएँ जिन्हें किसी न किसी सूरत आपसे अदावत रही हो या आप समझते हो कि वो आपसे दुश्मनी कर सकते हैं। डॉक्टर हसनात उँगलियाँ चटखाते हुए बेबसी से बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे उलझन में डाल दिया है। मैं 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 तो बेज़रर सा इंसान हूँ। पूरी ज़िंदगी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आखिर ऐसा कौन है जो मुझसे दुश्मनी पर आमादा नज़र आता है? इसी दौरान चाय आ गई। हसनात के लिए चाय की जगह गर्म दूध था। दूध की चुस्कियां लेते हुए वो मुसलसल गौर फिक्र करता रहा। आखिर में उसके तासुरात बदलते हुए मैंने देखे। उसने कप नीचे रखा और खोए खोए लहजे में बोला, इंस्पेक्टर साहब, आज आकर एक वाकया जहन में आ जाता है। मेरी जिंदगी का गैर मामूली वाकया कहा जा सकता है उसे। ये वाकया कभी-कभी मुझे परेशान भी करता है, लेकिन चूंकि अब बहुत वक्त गुजर चुका है इसलिए मुझे ज़्यादा खौफ महसूस नहीं होता। ये आज से कोई 6 बरस पहले की बात है। सर्दियों के दिन थे, मैं उसी मकान में रिहाइश पजीर था जहां आजकल आप रहते हैं। मेरी मरहुमा बच्ची सलमा उस वक्त 3 बरस की होगी। मोहसिन 1 साल का था। हम निचले कमरे में सोए हुए थे। रात कोई 1 बजे का अमल था जब अचानक कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। इस बेवक़्त दस्तक ने हम दोनों मियाँ बीवी को जगा दिया। मैं लाइट जलाकर खिड़की के पास पहुंचा और पूछा, कौन है? जवाब में मुझे मजहर खान की आवाज़ सुनाई दी। वो सख्त घबराया हुआ था और खिड़की खोलने का कह रहा था। मजहर खान चूंकि हमारे मोहल्लेदार था और मुसलमान भी, मैं उसे अच्छी तरह जानता था। मैंने खिड़की खोल दी। ये देखकर मैं हैरान हुआ कि उसके कंधे से खून बह रहा है और रिवॉल्वर उसके हाथ में है। वो फरियादी लहजे में बोला, हसनात बाबू, पुलिस मेरे पीछे है। एक आध घंटे के लिए मैं तेरे मकान में छुपना चाहता हूँ। इस वक्त तू ही मेरी मदद कर सकता है। मैं जानता था मजहर खान किस खुमाश का आदमी है। वो मेरा हम मजहब और मोहल्लेदार जरूर था, लेकिन एक आदि वारदातिया भी था। उसकी मदद करके मैं अपने और अपने अहले खाना को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता था। मैंने साफ इनकार कर दिया। इतने में गली से पुलिस वालों की सीटियां सुनाई देने लगी। मजहर खान ने एक बार फिर लजाजत से पनाह की दरख्वास्त की, मगर मैं अटल फैसला कर चुका था। मैंने साफ लहजे में कहा, मजहर खान, मैं एक कानून पसंद शहरी हूँ। तुम्हें कहीं छुपा देख कर गिरफ्तार तो करा सकता हूँ, लेकिन छुपा नहीं सकता। लिहाजा मेरे हाल पर रहम करो और कोई दूसरा दरवाज़ा देख लो। ये कहते हुए मैंने खिड़की बंद कर दी। मजहर खान ने झल्ला कर खिड़की पर रिवॉल्वर की जरब लगाई और गुर्रा कर बोला, हसनात अहमद, देख लूंगा तुझको भी। फिर वो मेरी चार दीवारी फांद कर बाहर निकल गया, लेकिन गली में पहुंचा ही था कि पकड़ लिया गया। बाद में पता चला कि गिरफ्तारी के बाद मजहर खान पर 2-3 मुकदमात चले और उसे 3.5 साल की कैद बामुशक्कत की सजा हुई। 3 साल बाद वो रिहा होकर वापस आ गया। वापस आकर उसने फिर कुत्ते लड़ाने और वारदातें करने का मशगला फिर से अपना लिया, और ये मशागिल किसी न किसी तौर पर अब तक जारी हैं। रिहाई के बाद कई दफ़ा मजहर खान से सरे राह मुलाकात हुई। बज़ाहिर वो हंसकर बोलता है और जाहिर करता है कि उस रात का वाक़या उसे भूल चुका है, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि उसकी आंखें चेहरे का साथ नहीं देती। उनमें अभी तक दुश्मनी और अदावत की रमक बाकी है। अब आपने कहा है तो सोच रहा हूँ, हो सकता है ये मजहर खान ही गलत मुखबिरी के ज़रिए अपनी कीना परवरी का सबूत दे रहा हो। मैंने डॉक्टर की बात पूरी सुनने के बाद कहा, ठीक है, एक तो ये मजहर खान हो गया। आप मुझे उसके पूरे कवायफ लिखवा दें। डॉक्टर ने कवायफ लिखवा दिए। मैंने कहा, इसके अलावा कुछ सोचें। हो सकता है मजहर खान की तरह कोई और नाम जहन में आ जाए। डॉक्टर फिर जहन पर जोर देने लगा। इतने में अचानक पर्दा हिला और अस्सलाम वालेकुम की शीरी आवाज के साथ एक खूबसूरत दराजकद औरत अंदर आ गई। उसने साड़ी बांध रखी थी और चेहरे पर खुद एतमादी की झलक थी। वो मेरे सामने बैठते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये आपको कुछ नहीं बताएंगे। उस शख्स का नाम लेते हुए तो इनकी जुबान गुंग हो जाती है, लेकिन मैं जरूर बताऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं। उसका नाम वचन सिंह है। वचन सिंह? मैंने जेरे लब दोहराया। ये नाम पहली बार सुना था। हसनात की बीवी मेरी उलझन भांपकर बोली, ये उनके बचपन के लंगोटिया यार हैं। लड़कपन में भी बड़ी दोस्ती रही थी। डॉक्टरी करने के बाद उन्होंने उसके साथ मिलकर यहाँ अमृतसर में साइंसी आलात की एक दुकान खोल ली थी। साझेदारी का काम था। काफी पैसा लगा था उसमें हमारा।
मगर आहिस्ता-आहिस्ता वचन सिंह की नीयत में फुतूर आ गया। ये तो अपने क्लिनिक में मसरूफ रहते और उसने जितनी बेईमानी करनी थी उसने कर ली। 2 ढाई बरस में काम ठप हो गया। इन्हें फिर भी अकल ना आई। क्लिनिक से पैसा कमा-कमा कर उस अंधे कुएं में डालते रहे। फिर इन्हीं दिनों हमारी सलमा चल बसी। उसके गम ने इन्हें कहीं का न रखा। महीनों तो इन्हें तन बदन का होश नहीं था और जब होश आया तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो ऐसा कमज़ात निकला कि बेगानों की तरह मुंह फेर गया। जब ये पैसा देते थे तो हर वक्त पहलू से लगा रहता था। अब बुरा वक्त आया है तो मुद्दत हो गई सूरत दिखाए हुए। यारी दोस्ती तो गुजार रही, अब उल्टा धमकियां देता है और कहता है कि पैसे मांगोगे तो अदालत में घसीटूंगा और कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगा। पता नहीं किस वक्त का बदला ले रहा है हमसे। हसनात की बीवी रवानी में बहुत देर तक बोलती रही और दिल की भड़ास निकालती रही। हसनात खामोशी से सुनता रहा। लगता था उसमें मुज़ाहमत की कुव्वत बाकी नहीं रही, या शायद वो खुद भी यही समझता था कि बीवी की बातों में सदाकत है। मैंने मजहर खान के साथ साथ वचन सिंह का नाम पता नोट कर लिया और मियाँ बीवी को मजीद कुरेदने लगा। 1.5-2 घंटे की नशिस्त में मियाँ बीवी ने मुझे 2 और ऐसे नाम बताए जिन पर वो किसी हद तक शुबा कर सकते थे। अब मेरे पास कुल 4 नाम हो गए थे। मेरा ख्याल था कि तफ्तीश के लिए ये मौत काफ़ी था। मैंने उनसे रुखसती चाही और अमृतसर से अपने थाने वापस आ गया। अगले रोज़ मैंने अपने 3 हेड कांस्टेबल 3 मुश्तबा अफराद की छानबीन के लिए भेजे। उनमें से जो कांस्टेबल डॉक्टर के साझेदार वचन सिंह की तरफ गया, उसके साथ ही बिलाल शाह को भी मैंने लगा दिया था। चौथे शख्स यानी मजहर खान से मैंने खुद ही पूछगछ का फैसला किया। यहाँ सुनने वालों के जहन में ये सवाल उभर सकता है कि मैंने ये क्यों तसव्वुर कर लिया कि डॉक्टर की बच्ची को किसी ने दुश्मनी की बिना पर ही अगवा किया होगा। आखिर बच्चे वैसे भी तो उठा लिए जाते हैं। ये सवाल अपनी जगह दुरुस्त है। बात दरअसल ये थी कि उससे पहले मैंने अगवा के 2-3 केस डील किए थे और उसे इत्तेफाक समझ ले कि वो तीनों अगवा किसी न किसी सूरत दुश्मनी की वजह से हुए थे। उनमें से एक बच्चा हलाक भी कर दिया गया था। अब चूंकि मेरा जहन बना हुआ था, इसलिए मैंने सबसे पहले दुश्मनी के मफरूज़े पर तफ्तीश की और मेरी खुशबख्ती के आगाज़ ही में मुझे कामयाबी नसीब हुई। मैंने मजहर खान को थाने बुलवाया। उस शख्स को मैं ज़ाती तौर पर भी जानता था। वो घनी मूंछों और लंबे कद का भारी भरकम पठान था। उम्र कोई 50 साल रही होगी। शलवार कमीज पर गुलाबी शलोका पहनता था। कुत्तों की लड़ाई का जबरदस्त शौकीन था। मुझे कस्बे में आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, मगर वो लड़ाई झगड़े के सिलसिले में 2-3 दफा थाने की यात्रा कर चुका था। वो मेरे हवलदार के साथ दोपहर के वक्त थाने आया। उसे देखकर न जाने कि मुझे गुस्सा आने लगा था। उस रोज तो वैसे भी मेरा मूड खराब था। मैंने उसे कुर्सी की बजाय जमीन पर बैठा दिया और सख्त लहजे में गुफ्तगू शुरू कर दी। मेरे तेवर देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मैंने कहा, मजहरे, तू डॉक्टर हसनात को जानता है? जी जनाब, उसने चौकन्ना होकर कहा। मैंने कहा, उसकी तरफ से तुझ पर एक संगीन इल्जाम लगाया गया है। कैसा इल्जाम है जी? अगवा का, मैंने ड्रामाई लहजे में कहा। बता, तूने ये जुल्म क्यों किया? क्या 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 कह रहे हो जी आप? वो हकलाया। मैंने गरज कर कहा, हरामजादे, बनने की कोशिश मत कर। मुझे हर बात मालूम हो गई है। तूने डॉक्टर से पुराना हिसाब चुकाया है। तेरे जैसे बदखिसलत ऊंट का कीना रखते हैं। अपने इंतकाम के लिए तूने एक पूरे घराने को बर्बाद कर दिया, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। बता, कितने में फरोख्त किया था तूने उसको, उस माँ की जिगर के टुकड़े को? बता। मैंने उठकर उसे लातों और घूंसों पर रख लिया। वो खासा जानदार आदमी था, मगर इस अचानक हमले पर बुरी तरह बौखला गया। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर यक्के बाद दिगरे कमरे की दीवारों से टकराना शुरू कर दिया। वो कराह कर बोला, खुदा की कसम, मैंने किसी लड़की का अगवा नहीं किया। अचानक वो कुछ कहते कहते रुक गया और मेरे जिस्म में सनसनी की तेज लहर दौड़ गई। किसी ने सच ही कहा है, आदमी पहाड़ से गिरकर तो संभल सकता है, लेकिन जुबान की लग़्ज़िश उसे अंधे गार में ढकेल देती है, जहां से बचाव का कोई रास्ता नहीं निकलता। एक गहरी सांस लेकर मैंने मजहर को छोड़ दिया। मुझे हरगिज तवक्का नहीं थी कि यह पेचीदा मामला इतनी जल्दी खुल जाएगा। अंधेरे में छोड़ा हुआ मेरा तीर ऐन निशाने पर लगा था और मजहर खान की जुबान से एक ऐसा लफ्ज निकल गया था जिस पर वो ता कयामत पछताता रहता तो कम था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मजहर खान, मैंने तुझसे ये कब कहा कि अगवा होने वाला लड़का है या लड़की? तू तो बड़ा कयाफा शनास निकला।
मैंने मुंह की बात छीन ली। मजहर खान को अब अपनी संगीन गलती का एहसास हो चुका था। उसकी पेशानी पसीने में शराबुर होती जा रही थी। होठों से खून पोंछकर वो हकलाया, मम्मा मैंने किसी को अगवा नहीं किया। पता नहीं आप क्या क्या पूछ रहे हो। मैंने एहतियातन हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। मजहर खान जुबान से लफ्ज और कमान से तीर निकल कर वापस नहीं आता। तुम जानते हो कि मैं तुमसे डॉक्टर की बच्ची के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसकी बच्ची ही अगवा हुई थी और तुमने ही की थी। क्यों, सच है ना? ये झूठ है, झूठ है ये। मजहर खान हलक फाड़ कर चीखा। उसकी दहाड़ सुनकर 3-4 सिपाही और कांस्टेबल अंदर आ गए। मैंने उन्हें मजहर खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उसने मज़ाहमत की, मगर पलक झपकते ही बेबस कर दिया गया। जब सिपाही उसे ढकेलते हुए हवालात की तरफ ले गए, बिलाल शाह दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। कमरा खाली हो चुका था। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वो जोश से बोला, खान साहब मेरे कंधे पर थप्पी दीजिए, आपका मुजरिम मिल गया है। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है वचन सिंह? जी हाँ, जी हाँ, बिलाल शाह ने जोर जोर से सर हिला। मैं उसे बहला फुसला कर साथ ही ले आया हूँ, लेकिन ये पक्की बात है कि वो मुजरिम है। अगर डॉक्टर हसनात की लड़की अगवा हुई थी तो इसी ने की है। मैंने कहा, तुझे कैसे अंदाजा हुआ? जवाब में बिलाल शाह ने इतनी वजनी दलील दी कि मैं लाजवाब होकर रह गया। मैं क्या कोई भी बड़े से बड़ा अफसर होता तो उसकी बात को रद्द न कर सकता था। बोला, जनाब मैंने रास्ते में 2.5 पैसे देकर करम खान कालिए के तोते से फाल निकलवाई है। उसने ये बताया है कि बच्चन सिंह मुजरिम है। उसके बुरे अंजाम की पेशनगोई भी की है। माशाल्लाह, मैंने दाद दी। तुमने तो 2.5 पैसे खर्च करके मेरा सारा मसला ही हल कर दिया। बिलाल शाह मेरे तेवर ताड़कर बोला, खान साहब आप इसे मजाक न समझे। मुझे 16 आने यकीन हो गया है कि ये शख्स मुजरिम है। ये पुश्तो भी बोलता है। पुश्तो पुश्तो बोलता है? मैंने हैरानी से पूछा। जी जनाब, रास्ते में इसने तोते वाले से तड़ातर पुश्तो बोली है। मैंने कहा, बिलाल शाह पुश्तो बोलना कोई जुर्म तो नहीं। ये हमारे खित्ते के गयूर पठानों की जुबान है। तुम्हारा क्या ख्याल है, हर पुश्तो बोलने वाले बच्चे उठाने वाले होते हैं? बिलाल शाह गड़बड़ाकर चुप हो गया। मैंने कहा, जाओ जरा मुजरिम के चेहरे का दीदार तो कराओ, पता तो चले कि उस करम खान के तोते को क्या नजर आया था। बिलाल शाह मेरे लहजे पर मायूसी का इजहार करता हुआ बाहर निकल गया। कुछ देर बाद 27-28 साल का एक खुश शक्ल शख्स अंदर दाखिल हुआ। पतलून कमीज पर उसने सिखों की मखसूस पगड़ी बांध रखी थी। पुलिस में हर शख्स को शक की नजर से देखा जाता है, लेकिन मुझे वो पहली ही नजर में भला आदमी लगा। उसने अपना नाम वचन सिंह बताया और इकरार किया कि 2 साल पहले तक वो डॉक्टर हसनात का पार्टनर रहा है। उसने कहा कि अब हसनात अलहदा हो चुका है और वो तन्हा कारोबार कर रहा है। मैंने उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि कारोबार अच्छा खासा जा रहा है और वो काफ़ी खुशहाल है। मैंने पूछा, हसनात से अलहदगी की क्या वजह है? उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुर्ब सा नजर आया, फिर उसकी जगह नफरत ने ले ली। होंठ सुकेड़ कर बोला, इंस्पेक्टर साहब लोग ठीक कहते हैं, औरत जात फितना साज होती है। उसकी बीवी बड़ी होशियार थी और वो उल्लू का पट्ठा है, जन मुरीद। बस उसकी बातों में आ गया। बचपन की दोस्ती पर 2 हुर्फ भेजकर उस फरेबन की जी हुजूरी में लगा हुआ है। वो कमबख्त समझती थी कि मैं हसनात को खा रहा हूँ और उनकी दौलत पर गुलछड़े उड़ा रहा हूँ। बस ये बात उस हराफा ने उसके दिल में बिठाई कि वो पागल का बच्चा मुझसे बात करने का रवादार न रहा। मगर वो ऐसी सब्ज कदम निकली कि अपने साथ उसे भी ले डूबी। अब 2 टके की नौकरी करके अपना और उसका पेट पालती है। वचन सिंह की बातों से पता चला कि वो सीधा सच्चा आदमी है और उन लोगों में से नहीं जिनकी जुबान पर कुछ और दिल में कुछ होता है। मैंने ये नतीजा निकाला कि हसनात और वचन की अलहदगी भी कुछ इसी तरह की गलतफहमियों का नतीजा थी, जो 2 दोस्तों के दरमियान औरत की दखल अंदाजी से पैदा हुई। मैंने वचन से पूछा कि वो पुश्तो भी बोलता है, वो पुश्तो जानता है? उसने जवाब दिया, हाँ। अपना कारोबार करने से पहले मैं बड़े भाई के साथ कारोबार में शरीक था। वो इमारती लकड़ियों का काम करते हैं। इमारती लकड़ी सरहद से आती है और मुझे लकड़ी खरीदने के सिलसिले में कई कई माह इलाकाए गैर में रहना पड़ता था। वहीं से मैंने पुश्तो बोलने और समझना शुरू किया था। ज़रूरी मालूमात हासिल होने के बाद मैंने वचन सिंह को जाने की इजाज़त दे दी। दर हकीकत मजहर खान के होते हुए अब मुझे किसी और से पूछगछ करने की ज़रूरत नहीं रही थी।
पहला 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होते होते मजहर ने सब कुछ उगल दिया। उसने इकरार किया कि उसने तकरीबन 3 बरस पहले अगस्त की एक अबर आलूद दोपहर को डॉक्टर हसनात की बच्ची अगवा की और उसे अमृतसर ले गया। इस वाक़े की तफसील बताते हुए उसने कहा, डॉक्टर की हठधर्मी से मुझे 3 साल की कैद हुई। मैं डॉक्टर से यादगार इंतकाम लेना चाहता था और मौके की तलाश में था। एक रोज़ कस्बे के मैदान में कुत्तों की लड़ाई हो रही थी। बहुत से बच्चे खड़े तमाशा देख रहे थे। उनमें डॉक्टर की 6 साला बच्ची सलमा भी थी। मैंने उसे उठाने का मंसूबा बना लिया। चंद रोज़ बाद इत्तेफाक से मुझे एक सुनहरी मौका मिल गया। उस रोज़ कस्बे में बड़ा खौफ और हिरास पाया जाता था। लोगों का ख्याल था कि दोपहर 11 बजे तक सैलाब आने वाला है। इस किस्म की अफवाहें उड़ने लगी थी कि रावी का पुश्ता टूट गया है और पानी किसी भी वक्त कस्बे तक पहुंच सकता है। मैं फौरन सलमा के स्कूल पहुंचा और अंदर पैगाम भेजा कि उसकी वालदा ने बच्ची को छिट्टी कराकर वापस लाने के लिए कहा है। कई दूसरे वालिदैन भी इसी तरह अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे। हरासा और परेशान सलमा बाहर निकली तो मैंने उसे पुचकारा और बताया कि उसकी माँ सख्त परेशान है और घर में उसका इंतजार कर रही है। घबराई हुई बच्ची मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे बहला फुसलाकर ऐसे रास्ते पर से ले गया जहां कुछ आगे जाकर एक कब्रिस्तान पड़ता था। कब्रिस्तान में मेरा एक साथी पहले से मौजूद था। हमने बच्चे होश किया और उठाकर एक कोठरी में ले गए। कुछ लोग छक्कड़ों पर सामान लाद रहे थे, अमृतसर की तरफ जा रहे थे। हमने भी एक ऐसे ही छकड़े का इंतजाम किया और लड़की को एक गठरी की तरह बांधकर दूसरी गठरियों में रख दिया। उस रात हम अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर में लड़की 2 रोज हमारे पास रही। वो खूबसूरत थी। मेरा साथी का ख्याल था कि उसे लाहौर ले जाकर बाजार हुस्न में बेचा जाए तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, मगर पुलिस के खौफ से हम ये खतरा मोल न ले सके। हमने उसे वहीं अमृतसर में बज्जाज नामी उस पारसी के हाथ 200 रुपए में बेच दिया। बज्जाज उसे लेकर जालंधर चला गया। दूसरी तरफ कस्बे में सैलाब ने तबाही मचा दी। घरों के घर उजड़ गए। अनगिनत जाने जाए हुए। डॉक्टर उसकी अजीज बच्ची को ढूंढ ढूंढ कर हार गए। उनका ख्याल था कि वो बदकिस्मत पानी की नजर हो गई है और फिर कुदरत ने उनके वहम को सच कर दिखाया। सैलाब के चौथे रोज एक दीवार के नीचे से कुछ लाशें बरामद हुई। उनमें एक लाश नाकाबिले शनाख्त 6 साला बच्ची की थी। इत्तेफाक से उसके जिस्म पर भी स्कूल की वर्दी थी। गमजदा माँ बाप ने यही समझा कि ये उनकी बच्ची है। रो धोकर उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये तो थी दरिंदा सिफत इंसान मजहर खान की रुआदाद। अब मसला ये था कि वो बच्ची कहाँ है और वो बज्जाज नामी शख्स कहाँ था जिसने उसे खरीदा था, और आया वो लड़की का आखिरी खरीदार था या उसने उसे कहीं और बेचा था। मजहर खान ने जो कुछ बताया उससे तो यही नतीजा निकलता था कि इलाके में बुर्दा फरोशों का कोई ग्रोह सरगर्म अमल है। मजहर खान उससे पहले भी एक खेत मजदूर को अगवा करके बज्जाज के हाथ फरोख्त कर चुका था। ताहम बज्जाज की हैसियत इस ग्रोह में आम कारिंदे की सी थी। गालिब इम्कान यही था कि बजाज खरीदे हुए लोगों को कहीं और आगे पहुंचा देता है। मजहर खान की गिरफ्तारी ने जिले भर के आला अफसरों में हलचल मचा दी। चंद ही रोज में एसपी अमृतसर मिस्टर जी.आर. विक्टर खुद कस्बे पहुंच गए और अब तक की कार्रवाई का जायजा लिया। अब तक ये खबर सख्त पोशीदा रखी जा रही थी। मकसद ये था कि मुलजिम होशियार होकर रूपोश न हो जाए। मेरे एक सब इंस्पेक्टर ने अमृतसर में बज्जाज का सुराग भी लगा लिया था। मालूम हुआ कि ये शख्स सूदी कर्जों का धंधा करता है, मगर इस धंधे की आड़ में इसका असल काम बुर्दा फरोशी है। काफी खतरनाक शख्स है और बाज लोग उसे खंजर मार भी कहते हैं। दूसरी तरफ मैंने कस्बे से मजहर खान के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें तुलसीदास नाम में एक शख्स था जो मजहर का बहुत करीबी था और उसके कुछ जुराइम में बराबर का हिस्सेदार भी था। कस्बे में आला पुलिस अफसरों की गैर रस्मी मीटिंग हुई जिसमें मैं और मेरे थाने का अमला भी शरीक था। जी.आर. विक्टर साहब ने बताया कि 2 बरस पहले भी एक दफ़ा इन बुर्दा फरोशों पर हाथ डालने की कोशिश की गई थी, मगर सिर्फ चंद कारिंदे हाथ आ सके थे। बड़ी मछलियां गायब हो गई थी। उन्होंने कहा, ज़रूरत इस बात की है कि इस दफ़ा हिकमत अमली तब्दील की जाए, मुजरिमों को खुलकर सामने आने का मौका फराहम किया जाए और उसकी सूरत यह है कि उन्हें चारा पेश किया जाए। इस तजवीज़ को सबने सराहा। फैसला हुआ कि मजहर खान के साथी तुलसीदास को वादा माफ गवाह बनाकर इस्तेमाल किया जाए। तुलसीदास 1 या 2 अफराद को बज्जाज के पास फरोख्त करे।
पुलिस की इस चौकस पार्टी सादा लिबास में बजाज के साथ लगी रहे और देखी कि बजाज उन अफराद को कहां पहुंचाता है। पुलिस पार्टी हत्तल इम्कान मुजरिमों से बचने की कोशिश करे और उन पर सिर्फ उसी वक्त हाथ डाला जाए जब यकीन हो कि ताक़ुब का राज फाश हो गया है। मैंने खड़े होकर कहा, सर, मैं आपकी तजवीज़ में एक छोटा-सा इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ। मेरा ख़्याल है कि बुर्दा फ़रोशों को जो चारा पेश किया जाए, वो सिर्फ़ चारा ही ना हो। वो चारा ऐसा हो कि अगर मुजरिम ताक़ुब करने वालों को चक्कर देने में कामयाब हो जाएँ, तो चारा उनके लिए आईनी शिकंजा बन जाए। विक्टर साहब ने तारीफ़ी नज़रों से मुझे देखा और बोले, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम्हारा ख्याल है कि जिन अफराद को तुलसीदास फरोख्त करे वो भी दरअसल पुलिस के आदमी हो। जी हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। एक डीएसपी वहाँ थे, नाम चंद्रशेखर था। उन्होंने कहा कि नवाज खान की तजवीज़ तो निहायत माकूल है। मेरा तो ख्याल है कि इस काम के लिए खुद ही ज़्यादा मौजू रहेंगे। हालांकि डीएसपी ने ये फिक्रा खारबाजी जलन से कहा था, मगर बात मेरे मतलब की थी। इस सिलसिले में काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ और आखिर ये तय पाया कि ये मामला मुझ पर छोड़ दिया जाए। अगर मैं खुद जाना चाहूँ तो भी ठीक है, वरना अपने एतमाद के किसी आदमी को इस मुहिम के लिए तैयार कर लूँ। वो सितंबर का दूसरा हफ्ता था। मैं अपनी ड्रामाई कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार था। इस किस्म के हौसले तलब कामों में मुझे हमेशा ही लुत्फ़ आया है। लेकिन न जाने क्या बात थी, इस दफ़ा जोश के साथ-साथ दिल में अजीब-सा खटका भी था। कुछ मालूम नहीं था कि इस छापे ने क्या शक्ल इख्तियार करनी है, मुझे किन हाथों से होकर किस इलाके में पहुंचना है और ताक़ुब में आने वाली पार्टी से मेरा राब्ता कायम भी रहता है या नहीं। यह भी मुमकिन था कि आगाज़ ही में हमारे मिशन को फुल स्टॉप लग जाए। और इस बात का भी इम्कान था कि हम बुर्दा फरोश के घर तक जा पहुंचे। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो शक्ल से किसी तरह पुलिस वाला न लगता हो, चाक व चौबंद हो और सबसे बढ़कर ये कि पंजाबी होने के बावजूद कुछ तो अच्छी तरह से बोल लेता हो, समझ लेता हो। कुछ तो बहरहाल बिलाल शाह भी 100 मील के घंटा की रफ्तार से बोल सकता था, मगर दूसरी शराइत पर पूरा नहीं उतरता था। बहुत सोच विचार के बाद अचानक मेरा ध्यान वचन सिंह की तरफ चला गया। मुझे याद आया कि वो पुश्तों पर उबूर रखता है। दूसरी शराइत पर भी वो किसी हद तक पूरा उतरता था। लिहाजा मैं उससे मिलने अमृतसर जा पहुंचा। वो बड़ी हैरानी और तपाक से मिला। मैंने ज़रूरी समझा कि उसे केस की अहम तफसीलात बता दी जाएं। ये सुनकर वो बेहद हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि हसनात की बेटी सलमा जिंदा है और उसे हसनात के एक बदख्वाह ने बुर्दा फरोशे के हाथ बेच दिया है। जब मैंने बताया कि पुलिस बुर्दा फरोशों के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई करना चाहती है और अगर वो चाहे तो इस सिलसिले में वो भी अपनी खिदमत पेश कर सकता है, तो उसका चेहरा जोश से सुर्ख हो गया। आंखों में आंसू भरकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, वो उल्लू का पट्टा चाहे मेरी शक्ल देखने का रवादार न हो, लेकिन मैं अपने दिल से उसकी मोहब्बत नहीं निकाल सकता। ये एक जान तो क्या 1000 जानें उस हरामखोर पर कुर्बान कर सकता हूँ। होश संभालने से जवानी तक हर पल उसके साथ रहा हूँ। हर दुख सुख में शरीक हुआ हूँ। अब उस कमीने ने जोरू के कहने पर अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो क्या हुआ? मैं तो वहीं खड़ा हूँ। जीवन की आखिरी सांस तक उसे दोस्त समझता रहूंगा। रुमाल से आंखें पोंछकर बोला, नवाज खान साहब, अगर मैं उस मासूम भतीजी के किसी काम आ सकता हूँ, तो ये मेरी ऐन खुशकिस्मती होगी। आप बताइए मुझे क्या करना है? मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वचन सिंह इतनी आसानी और इतने शौक से मेरा साथ देने को तैयार हो जाएगा। मैंने कहा, वचन सिंह, मैं एक पुरखतर काम पर तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता। उसने मेरी बात काट दी और आंखें बंद करके कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं तैयार हूँ, दिल से तैयार हूँ। वो वस्ते सितंबर की एक सुरमई शाम थी, निखरी निखरी चमकदार। आज रात किसी वक्त तुलसीदास मुझे और वचन को बज्जाज के हाथ फरोख्त कर रहा था। इस सौदे के तमाम इंतजामात हो चुके थे। मैं ख्यालों में गुम यूं ही अमृतसर की गलियों में घूमता रहा और सुहानी शाम का लुत्फ उठाता रहा। मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। रात 9 बजे से पहले पहले मुझे हज्जाम की दुकान ढूंढकर अपनी टुंड भी करानी पड़ी थी। अमृतसर में हज्जाम की दुकानें बड़ी मुश्किल से मिलती थीं। घूमता घामता मैं दरबार साहब की जानिब निकल गया। यहीं एक मोहल्ले में डॉक्टर हसनात का घर भी था। मैं उस तरफ से गुजरा तो अचानक मेरे दिल में आई कि डॉक्टर को उसकी बच्ची के बारे में बता दिया जाए। मुझे इस बात पर पुख्ता यकीन है कि वालिदैन की दुआओं में बड़ा असर होता है।
باپ کے دکھے ہوئے دل سے بچے کے لیے جو دعا نکلتی ہے اور غمزدہ ماں کے سینے سے جو خاموش پکار بلند ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کسی کی دعا اور کسی کی پکار نہیں کر سکتی۔ اور میں اس معصوم بچی کو ان دعاؤں کے اثر سے اور ان دعاؤں سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اور شاید اپنی کامیابی کے لیے خود بھی مجھے ان کی دعاؤں کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک عزم کے ساتھ ڈاکٹر حسنات کی دہلیز پار کی اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ میاں بیوی نے پرتپاک میرا استقبال کیا اور خاطر خواہ تواضع میں لگ گئے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں اب سے کچھ دیر بعد ایک نہایت اہم کام سے روانہ ہو رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ اسے خوشخبری نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ میں آپ کو امید کی ایک کرن دکھا رہا ہوں۔ آپ دعا کریں کہ یہ کرن روشن ترین ہو کر آپ کے لیے خوشخبری کا سبب بن سکے۔ ڈاکٹر اور اس کی بیوی سراپا سوال بنے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب، آج سے 3 برس پہلے آپ کو قصبے کی ایک گری ہوئی دیوار کے نیچے سے ایک لاش ملی تھی۔ اس ناقابل شناخت لاش کو آپ نے اپنی بیٹی کی لاش جان کر دفنا دیا تھا۔ ہاں، 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 ڈاکٹر نے عجیب و غریب انداز سے کہا۔ اس کا سارا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، ہمیں شک ہے کہ وہ آپ کی بچی نہیں تھی۔ آپ کی بچی زندہ ہے، اور اگر خدا کو منظور ہوا اور کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو تو وہ آپ کو زندہ ہی ملے گی۔ ڈاکٹر حسنات چلا اٹھا، انسپکٹر صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی صورت سے لگتا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ دوسری طرف اس کی بیوی بھی سکتے کے عالم میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس آبی طوفان کو دیکھ رہا تھا جو ان دل گرفتہ والدین کے سینوں سے اچھل کر ان کی آنکھوں تک آنے والا تھا، ان کی چیخوں اور آہوں میں ڈھلنے والا تھا، فریاد بن کر اور آخری شب کی دعا بن کر ان کے لبوں کو چھونے والا تھا۔ میں نے محتاج لہجے میں انہیں تفصیلات بتانا شروع کی، اور وہ کبھی شادی مرغ میں ڈوبے ہوئے اور کبھی بحر یاس میں غلطہ سنتے رہے۔ ان کی آنکھیں برستی رہی اور ہونٹ کانپتے رہے۔ گھڑی کی سوئیوں نے سرکتے سرکتے نو کے ہندسے پر زاویہ قائمہ بنایا اور میں اٹھ گیا۔ میرے پاس اب وقت بہت کم تھا۔ ٹھیک 11 بجے ہم روانگی کے لیے بالکل تیار تھے۔ وچن سنگھ ایک کلرک بابو کے روپ میں تھا، مگر اس کی حالت بڑی خستہ تھی۔ پتلون پھٹی ہوئی، قمیص کی آستین ادھڑی ہوئی اور پگڑی غائب۔ آنکھ کے نیچے ایک نیلگو نشان تھا، جو اگرچہ پکی سیاہی کا تھا مگر بالکل اصلی معلوم ہوتا تھا۔ میرا حلیہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ میں نے آئینہ دیکھا اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں ایک گونگے بھٹا مزدور کے روپ میں تھا، جسم پر پرانی شلوار قمیص جس میں اینٹوں کا رنگ اور اس کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی، ایک پیون لگی چپل، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی اور اوپر مشینی ٹینٹ، استرے والی ٹینٹ نہیں، وہ پولیس پارٹی جس نے ہمارا تعاقب کرنا تھا کل 6 افراد پر مشتمل تھی۔ ان میں 4 سب انسپکٹر اور 2 انسپکٹر تھے۔ پارٹی کا انچارج سفر علی نامی ایک ڈی ایس پی تھا۔ سفر علی کا تعلق کرائم ایجنسی سے تھا، بڑا دلیر پٹھان تھا، اسے بیگار کیمپوں کا کھوج لگانے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس سے بیشتر وہ کئی کامیاب چھاپے مار چکا تھا۔ ٹھیک 11 بجے وعدہ ماف گواہ تلسی داس نے ہمیں ایک ٹمٹم میں ڈالا۔ یہ ٹمٹم بند گھوڑا گاڑی کی شکل کی تھی۔ ہم دونوں اس میں قربانی کے جانوروں کی طرح رکھے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں مضبوطی سے رسی سے بندھے ہوئے، منہ میں رومال اور اوپر سے پٹی کسی ہوئی تھی۔ ہمیں سیٹوں کے نیچے اس طرح گھسیڑا گیا تھا کہ کوئی راستہ چلتے ہوئے بھی دیکھتا تو بھی اسے کچھ پتہ نہ چلتا۔ یہ ٹمٹم در حقیقت ہمارے خریدار بجاج کی ہی تھی، اور تلسی داس اس میں ڈال کر ہمیں بجاج کے ٹھکانے پر پہنچا رہا تھا۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد ہم دونوں یعنی میں اور وچن اپنی خریدار بجاج کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ شہر کے ایک مضافاتی مکان کا صحن تھا۔ برآمدے میں بلب روشن تھا۔ بجاج سیاہ رنگت کا ایک کرخت چہرہ شخص تھا۔ وہ کچھ دیر تلسی داس کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ کی روشنی ٹمٹم کے اندر ڈالی اور ہم دونوں کو تاجرانہ نظروں سے جانچا۔ بعد ازاں تلسی داس واپس چلا گیا اور ہم حبس زدہ کیبن میں مچھروں کے زیر اتاب وہیں پڑے رہے۔ کچھ دیر بعد وچن سنگھ نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ پیروں سے ٹمٹم کا تختہ بجانا شروع کر دیا۔ بجاج کہیں قریب ہی چارپائی ڈالے لیٹا تھا، فوراً آیا اور کرخت آواز میں بولا،
कुत्ते की औलाद क्यों बेआराम कर रहा है? क्या बात है? वचन भला क्या जवाब देता? तब बज्जाज को ख़्याल आया कि कुत्ते की औलाद बोल नहीं सकती, क्योंकि उसके मुँह पर कपड़ा ठूँसा हुआ है। उसने एक हाथ से वचन सिंह के मुँह का कपड़ा निकाला और खतरनाक लहजे में बोला, "क्या चाहता है बता?" वचन सिंह ने कराहते हुए कहा, "पानी, पानी।" उसने फुर्ती से कपड़ा दोबारा वचन सिंह के मुँह में ठूँस दिया और फुनकार कर बोला, "सुबह तक गधे का मूत भी नहीं मिलेगा, चुपकर लेटा रहे वहीं पर।" वरना उसके साथ ही उसने कमीज के नीचे से फुट भर का खमदार खंजर निकाल कर दिखाया। मुझे याद आया कि बज्जाज को खंजर मार का लक़ब भी दिया जाता है और वाक़ई वो इस अज़ीम ताज़ीम के काबिल था। टमटम का दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया, नींद सूली पर भी आ जाती है, हमें भी आ गई। लेकिन ये नींद हमारी तवक्का से कहीं बढ़कर तवील साबित हुई। रात 2:30 बजे के करीब सोने के बाद हम अंदाज़न 72 घंटे के बाद बेदार हुए। 72 घंटे यानी तकरीबन 3 रोज़ बाद। इस दौरान मैं न जाने कहाँ-कहाँ और किन-किन हाथों में सफ़र करता रहा। बस कभी-कभी गुनूदगी का दौरा कम होता तो यूँ लगता जैसे कानों में मशीन सी चल रही है और कोई मुझे मुसलसल हिलकोरे दे रहा है। कभी उर्दू और कभी पुश्तो बोलने की मिली-जुली आवाज़ें आती। 1-2 दफ़ा किसी ने मेरा सर उठाकर फीका दूध पिलाया और शायद कोई और चीज़ भी पिलाई। एक रोज़ मैंने देखा कि रात का वक़्त है, आसमान पर तारे चमक रहे हैं। करीब ही एक ट्रक खड़ा है और मुझे उससे उतार कर खच्चर पर लादा जा रहा है। मैं आँखें फाड़-फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक किसी ने मेरे मुँह पर वही तेज़ बू वाला भीगा-भीगा सा रुमाल रख दिया। मेरे ज़हन ने पुकार कर कहा, तुझे फिर क्लोरोफॉर्म सुंघाया जा रहा है। लेकिन इससे आगे सोचने की मोहलत नहीं मिली। ज़हन फिर अथाह गहराइयों में, तारुकियों में डूबता चला गया। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए नहीं, बस अभी के लिए इतना ही। इसकी सेकंड पार्ट मैं फ़ौरन से, सेकंड एंड लास्ट पार्ट फ़ौरन से अपलोड कर दूँगी जल्दी से। तब तक के लिए आप इसे एन्जॉय करिए और कहानी के आखिर में हम इसके बारे में बातें भी करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, आप लोग भी अपने सवालात तैयार करिए और कमेंट्स लिखिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर हाइप का ऑप्शन आए तो प्लीज़ हाइप भी कर दीजिए। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी सेकंड पार्ट के साथ में। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख़्याल रखिए और तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।